आज मैं डायबिटीज और किडनी के बारे में आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूँ। आज एक अच्छी खबर के साथ मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने जा रहा हूँ कि नए अनुसंधान के मुताबिक डायबिटीज़ के मरीज़ जिनका किडनी कमज़ोर होता है या किडनी ख़राब हो जाता है, अब आने वाले दिनों में डायलिसिस की आवश्यकता नहीं होगी। इस अनुसंधान के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊं। इसके पहले मैं कुछ बुनियादी बातें DKD डायबिटिक किडनी डिजीज़ के बारे में आपको बतलाना चाहता हूं। मैंने देखा है कि इन दिनों जो लोग भी डायबिटीज़ के पेशेंट हमारे पास आते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग भयभीत हैं इस बात का, और वो बार बार अपने डॉक्टरों से पूछते हैं कि कहीं उन्हें कोई अपने किडनी की बीमारी तो नहीं है, किडनी तो इफेक्टेड नहीं हुआ है। इसके पीछे शायद ये भय है कि अगर उनका किडनी इफेक्टेड हो गया तो बगैर डायलिसिस के काम नहीं चलेगा। मगर अब जो नए अनुसंधान के बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगा, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे अंत तक तो आपको पता चलेगा कि अब भविष्य में डायलिसिस की या तो आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी या बहुत कम लोगों को होगी जो एंड स्टेज रीनल डिजीज में जाते हैं। अगर वो डायबिटीज़ के मरीज शुरू से जागरूक हो जाएं, उनकी देखभाल स्वयं और उनके डॉक्टरों द्वारा सही ढंग से हो और नए अनुसंधान की जो दवाइयाँ निकली हैं उनको सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए तो डायलिसिस से हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। इसी मकसद को ध्यान में रख के आज का हमारा पॉडकास्ट है डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़। अब शायद भविष्य में आपको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप शुरू से जागरूक होकर सही ढंग से कॉम्प्रिहेंसिव इलाज कराते हैं। तो आपको मैं एक बात से आगाह करना चाहता हूँ कि DKD डायबिटिक किडनी डिजीज क्या है, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि जिनको डायबिटीज कुछ लंबे अरसे से है, 5 साल 10 साल से है, अगर उनकी कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप हो, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन और ब्लड की जांच हो, तो देखा गया है कि कुछ लोगों में किडनी के इंजरी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यूरिन में एल्बुमिन आता है, 30 मिलीग्राम तक पर डे आना वाजिब है, लेकिन 300 मिलीग्राम पर ग्राम से अगर ज़्यादा एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशियो है तो इसको माइक्रो एल्बुमिनुरिया कहा जाता है, और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट फीचर ऑफ डायबिटिक किडनी इंजरी है। मतलब थोड़ा सा किडनी इफेक्ट हो रहा है, आप सावधान हो जाएं, उसको कंट्रोल करने की दवाइयाँ हैं, अगर आप सावधानी से लेंगे तो इसको कंट्रोल हम लोग अपन कर सकते हैं। और किडनी की बीमारी आपको कहाँ तक है, किस स्टेज में है, उसका स्टेजिंग जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेज 1 से लेके 5 तक स्टेज होता है और इसको 6 स्टेज में अपना बांटा गया, और इसका उपचार स्टेज के मुताबिक होता है। हर स्टेज की दवाइयाँ अलग हैं और हर स्टेज में खाने पीने का परहेज भी भिन्न है। डायबिटीज़ में जिन कारणों से किडनी की क्षति होती है वो कारण है अनकंट्रोल्ड BP। ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ के अलावा BP भी होता है, ब्लड प्रेशर। अगर कंट्रोल में नहीं रखा जाए तो वो एक क्षति का कारण बनता है। कंट्रोल का मतलब 130/80, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अनकंट्रोल्ड ग्लाइसेमिक कंट्रोल मतलब ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखना। ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने का मतलब होता है ब्लड शुगर फास्टिंग या पोस्टप्रेंडियल नहीं, बल्कि उसके जो नए पैरामीटर हैं, आपका ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 7% से कम हो, तब इस बात को मानी जाएगी कि आपका ब्लड शुगर नियंत्रण में। उसी तरह से लिपिड को, कोलेस्ट्रॉल को आपको नियंत्रण में रखना है। LDL आपकी 70 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। आप मोटे नहीं हो, मोटे लोगों को
डायबिटीज़ होने पर किडनी की परेशानी ज़्यादा होती है। जो डायबिटिक स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उनमें किडनी की समस्या ज़्यादा होती है। और जाने अनजाने में अगर आपने कुछ नेफ्रोटॉक्सिक दवाइयों का इस्तेमाल किया तो वो भी किडनी डैमेज या इंजरी का बनता है कारण। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है दर्द की दवाइयाँ, आइबुप्रोफेन, दर्द की दवाइयाँ या नेप्रोक्सन टैबलेट लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर किडनी को क्षति हो सकती है। उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक हैं, जेंटामाइसिन, वैंकोमाइसिन, ये भी लंबे समय तक यूज़ करने पर किडनी को क्षति हो सकती है। एंटीफंगल ड्रग्स भी किडनी को क्षति करने की रखते हैं, या हेवी मेटल्स का यूज भी किडनी को क्षति पहुंचाते हैं। देखा गया है कि कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों में भी कुछ भस्म डाले रहते हैं, और अगर किडनी कमज़ोर वाले लोग भस्म वाली दवाइयाँ लें तो उनको किडनी और डैमेज हो सकता है। प्रोस्टेट की समस्या होने पर खास करके एडवांस स्टेज में यूरिन उतरने में दिक्कत होती है, ज़्यादा रेजिडुअल यूरिन बनता है जिसके कारण किडनी की क्षति हो सकती है। और जिनका फैमिली हिस्ट्री किडनी की बीमारी है उनको भी अर्ली स्टेज में डायबिटिक होने के बाद किडनी की बीमारियां होने की संभावना होती है। तो इन रिस्क फैक्टर का जानने का मतलब है कि इन रिस्क फैक्टर को जानें, और जब से आपको डायबिटीज हुआ है तब से इस फैक्टर के प्रति जागरूक हों, इन सारे फैक्टर को नियंत्रण में रखने का कोशिश करें ताकि आपकी किडनी को क्षति ना हो सके। डायबिटीज़ वाले मरीजों को किडनी की बीमारी होने पर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो पैरों में अगर सूजन होने लगे, या बहुत थकान होने लगे, खून की कमी होने लगे, उल्टी करने की इच्छा हो, वॉमिटिंग करने की इच्छा हो, भूख की कमी हो, तो उस समय किडनी की जांच होना बहुत ही आवश्यक है। या अगर आप महसूस करें कि पेशाब मेरा पहले के अनुपात में कम हो रहा है तो ऐसे वक्त में अपने डॉक्टर से मिलकर किडनी की जांच आपकी होनी चाहिए। डीकेडी के बारे में इतना जानने के बाद अब ये जानना आवश्यक है कि डायबिटीज़ में किडनी की बीमारियों से हम अपनी रक्षा कैसे करें, और होने पर मेरे पास उपचार के क्या क्या विकल्प हैं, कैसे मैनेज करें। तो मैंने आपको जैसा कि शुरू में बताया, सबसे एक बात याद करने योग्य है कि आपको जब भी डायबिटीज हो जाए तो आप अपने डॉक्टर से मिलके साल में कम से कम एक बार कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप अवश्य कराएं। डायबिटीज़ में कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप का मतलब होता है कि डायबिटीज़ के लिए ब्लड शुगर की जांच हो, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की जांच तो सबसे आवश्यक है। उसके अलावा ये देखना है कि आपको डायबिटीज़ के कारण कोई कॉम्प्लिकेशन शरीर में पैदा हो रहा है कि नहीं, हार्ट से संबंधित, किडनी से संबंधित, आँखों से संबंधित, ब्रेन से संबंधित या नर्व से संबंधित, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी या कार्डियक डिजीज आपके शरीर में पैदा हो रहा है कि नहीं। जब पूरी जांच करने से ये लगेगा पता कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस और उसका उपचार बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैं आगाह कर दूँ कि डायबिटीज़ में ज़्यादातर पेशेंट की मौत किसी या शुगर घटने बढ़ने के कारण नहीं होती है, किडनी की बीमारी से नहीं होती है, वो हार्ट अटैक से होती है, हार्ट फेलियर से होती है। तो अल्टीमेट गोल ये है कि हम अगर पेशेंट को हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर से रक्षा करते हैं तो उनकी अपने किडनी की भी रक्षा हो जाएगी और अन्य वाइटल ऑर्गन की भी रक्षा होगी। जैसा मैंने शुरू में बताया कि डायबिटीज़ वाले मरीजों का ये दायित्व है, जहाँ तक उपचार की दायित्व की बात है, वो 60 to 70% दायित्व पेशेंट का खुद आता है,
20 to 30% दायित्व उनके डॉक्टरों का आता है। आपका पहला दायित्व है कि अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें, 7% से कम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, बीपी को 130/80 रखें, कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल को 70 से कम रखें, वज़न नियंत्रण में रहे, स्मोकिंग आपको नहीं करना है, खाने पीने में परहेज करना है। खाने पीने में काफ़ी सारे इसमें डूज एंड डोंट्स हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। खाने पीने की मैं विस्तृत जानकारी इस पॉडकास्ट के सेकंड पार्ट में आपको दूंगा। अब आती है भूमिका कि इसमें उनके प्रिवेंशन में, उनके ट्रीटमेंट दवाओं की क्या भूमिका है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, विगत कुछ वर्षों में, लगभग 10 से 15 वर्षों में ढेर सारी अपने दवाइयों की अनुसंधान हुई हैं जो किडनी के प्रोग्रेस को, फेलियर के प्रोग्रेस के रोकने में मददगार साबित होती हैं। उसका नाम है एस इनहिबिटर्स, ARB और SGLT2 इनहिबिटर। ये 3 दवाइयों के डॉक्टरी सलाह के अनुसार इस्तेमाल करने से वो किडनी फेल करने की जो गति है, जो स्पीड है, उसमें काफ़ी कमी आती है। पेशेंट के यूरिन में एल्बुमिन का आना कम होता है, GFR का घटना कम होता है। देखा गया प्रायः कि उनकी काफ़ी रक्षा होती है। ये प्रोग्रेस वाली रोकने की जो अपनी दवाएं हैं, ये काफ़ी कारगर हैं और ख़ास तौर से स्टेज 1 और 2 में काफ़ी मददगार है। मगर मैंने आपको शुरू में बताया था कि दवा देने के पहले हर डॉक्टर की कोशिश होती है कि पेशेंट के किडनी का स्टेजिंग करे। स्टेज 1 और 2 का मतलब होता है GFR 90 से 60 के बीच में अगर है तो आपको स्टेज 1 और 2 किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको अभी फ़िलहाल किडनी फेलियर की कोई गंभीर समस्या नहीं है। आप जो बातें मैंने बताई हैं, बीपी वगैरह कंट्रोल करने के लिए ख्याल करेंगे, काफ़ी मददगार होगा। आप एक ऐसे ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं जहां हरी बत्ती जल रही है, मतलब कोई खतरा नहीं है, इंजन को ऑफ नहीं करें, आप आगे जा सकते हैं। दूसरा स्टेज आता है जिसको बोलते हैं माइल्ड टू मॉडरेट इम्पेयरमेंट। GFR अगर आपका 90 से 60 के बीच में है तो इसमें भी कुछ खास खतरे की बात नहीं है, जो रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करेंगे उससे काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका GFR 60 से 25 के बीच में है तो ये आप ऐसे ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं जहां बत्ती ऑरेंज रंग की दिखाई पड़ रही है, बत्ती का रंग है पीला। अगर आप थोड़े चौकन्ने हो जाएं, प्रयास करें, तो ये बत्ती कैन टर्न ग्रीन और इट कैन टर्न रेड। अगर आप सावधानी नहीं करेंगे तो एंड स्टेज किडनी फेलियर में भी आपकी किडनी जाएगी। सावधानी करेंगे तो ये रिकवर भी हो सकता है। और हमारा आज का टारगेट है कि जब आपका GFR 60 और 25 ml पर डे के बीच में आ जाए तो ऐसे वक्त में आपकी बीमारी आगे नहीं बढ़े, आपको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़े, आप उसे रिकवर कर सकें, उस दवा का नाम है MR एंटागोनिस्ट और वो दवा का नाम है फेनरिनन। ये दवा को FDA अमेरिका ने अप्रूव किया है कि आप इसको इस्तेमाल करें, ये बहुत काम की चीज़ है और सेफ है, और इंडिया ने भी इसको अप्रूव किया है। और ये लगभग 5000 से ऊपर लोगों पर इस दवाई का इस्तेमाल हो चुका है और देखा गया है कि प्रॉपर टाइम में, प्रॉपर डोज पर, किसी डॉक्टर के गाइडेंस में इस दवा को इस्तेमाल GFR 60 से 25 के बीच रहने पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे लोगों में लगभग 40 से % लोगों को डायलिसिस की आवश्यकता नहीं हुई और वो उसी जगह स्थिर रहे या उनका इम्प्रूव कर गया। तो ये दवा बहुत कारगर है, बहुत इफ़ेक्टिव है, मगर इसको हमेशा डॉक्टरी देख रेख में पड़ना चाहिए। इस
दवा में एक ख़ास बात यह है कि इसको हर महीने मॉनिटर करना पड़ता है। इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इस दवा खाने से पोटासियम का लेवल कुछ लोगों में बढ़ता है, और पोटासियम अगर 5 से ऊपर हो जाए तो ये खतरे की घंटी है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा या दवाओं को रोकना पड़ेगा। कहने का मतलब कि जब आपकी क्षमता, किडनी की क्षमता GFR के रूप में 25 और 60 के बीच में हो और पोटासियम 5 से कम हो तो फेनरिनॉन का इस्तेमाल स्टार्ट हो सकता है लंबे समय तक, और इससे बहुत कुछ फ़ायदा होगा और ज़्यादा उम्मीद है कि आपके केस में डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पोटासियम अपना बढ़ गया तो उसको दवा का या तो डोज घटाना पड़ेगा या दवा को रोकना होगा। DKD डायबिटिक किडनी डिजीज़ के मैनेजमेंट में जो मैंने अभी तक बातें बताई, ख़ास तौर से इन दवाओं को, फेनरिनॉन वो दवा है जिसको सारी दुनिया में, अमेरिका जैसे लोगों में इस्तेमाल किया जा रहा है, और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसका रेगुलर इस्तेमाल से सही टाइम पर अर्ली स्टेज में करने से ऐसे लोगों में ज़्यादातर लोगों को डायलिसिस की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर एक निवेदन करना चाहूँगा और आगाह करना चाहूँगा कि फेनरिनॉन टैबलेट का नाम सुन के बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अकेले दवा काफ़ी नहीं है आपकी रक्षा करने के लिए। इसके अलावा आप पर जिम्मेदारी ढेर सारी है। आपकी अपनी जिम्मेदारी है जीवन शैली की। जीवन शैली आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, खाने पीने में परहेज। खाने पीने में परहेज के बारे में मैं डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। सारांश में बता दूं कि आपके भोजन में नमक की मात्रा कम होनी चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में पानी पिए, प्रोटीन कम से कम 0.8 ग्राम पर डे शाकाहारी प्रोटीन का इस्तेमाल कम करें। दाल के बारे में जो कंट्रोवर्सी है, ऐसी कोई बात नहीं कि दाल नहीं खानी चाहिए, दाल आप खा सकते हैं। फ्रूट्स, हरी साग सब्जियों आप खा सकते हैं, और स्टेज के मुताबिक इसमें थोड़ी बहुत फेरबदल होती है जो मैं आपको बताऊंगा। और आपका अगर जीवन शैली के अनुशासन के साथ दवाओं का इस्तेमाल करके, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, डायबिटीज़ कंट्रोल करके रहते हैं और रेगुलर मॉनिटरिंग आप कराते हैं तो अपेक्षित लाभ मिलेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ज़्यादा लोगों में डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक सवाल लोग हमसे पूछते हैं, क्या फेनरिनॉन आने के बाद डायलिसिस की आवश्यकता या ट्रांसप्लांटेशन की अवस्था खत्म हो जाएगी? ऐसी कोई बात नहीं। डायलिसिस की आवश्यकता और ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता एक मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा अचीवमेंट। ट्रांसप्लांटेशन, जिसको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए जीवन दान देने का मेथड है जिनका किडनी फंक्शन बिल्कुल ख़त्म है, एंड स्टेज, किडनी में कोई ताकत नहीं अपना बची है। तो अगर एक उनका रिलेशन या उनके मैच वाले लोग किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है तो नया अपना किडनी बनने से उन्हें नया जीवन मिलेगा, और सारे के सारे एबनॉर्मल पैरामीटर ठीक हो जाएंगे। और देखा गया है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद मैंने कितने लोगों को देखा कि 10 साल तक की ज़िंदगी उनकी काफ़ी अच्छी रहती है। उसके बाद नंबर 2 में आता है डायलिसिस। ये सभी लोगों के लिए नहीं है, वही एंड स्टेज किडनी डिजीज़ के लिए है जिनका GFR 15 से कम है। 15 से कम होने का मतलब किडनी की क्षमता शून्य हो गई है, कुछ भी फिल्टरेशन की ताकत नहीं है, और यूरिन में जो वेस्ट निकलना चाहिए आपके शरीर में अपना जमा हो रहा है। इसको लोग समझाने के लिए कहते हैं कि अगर आपके घर के नाली ब्लॉक हो गई है तो नाली आपने ठीक अपना करवा दिया, नया नाली बन गया, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। और बार बार पानी काच के फेंक रहे हैं बाहर, इसको बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस को, खास करके हेमोडायलिसिस को, सप्ताह में 3 बार कराने की राय दी जाती है ऐसे लोगों के लिए जिनका GFR 15 से कम है। 25 और 60 के बीच में है तो आपके लिए उम्मीद की बहुत अच्छी किरण है फेनरिनॉन, और अगर 60 के ऊपर है, 90-60 के बीच में, तो आपको फेनरिनॉन की भी आवश्यकता नहीं है, डायलिसिस की भी आवश्यकता नहीं है, ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता नहीं। जो रूटीन ट्रीटमेंट है
CKD का कंट्रोल ऑफ BP, कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, वेट को घटाना, खाने पीने पर परहेज करना, इतना काफ़ी है। आपकी आयु नॉर्मल होगी, लंबी होगी, आप एक सुखद जीवन जिएंगे। अंत में इस वीडियो को समाप्त करने के पहले मैं आपको संदेश चाहूँगा देना कि आप अगर डायबिटीज़ आपको पता चला तो साल में एक बार अपने डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करके या उनके कहने पर कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप कराएं, हार्ट, किडनी और आँखों की और ब्रेन की। रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कुछ जांच को सप्ताह में एक बार कराना है, कुछ जांच को 1 महीने में एक बार कराना है, कुछ जांच को 3 महीने पर कराना है, कुछ जांच को 1 महीने पर कराना है। इसकी राय आपके डॉक्टर आपको बतलाए देंगे। खाने पीने के बारे में, जीवन शैली के बारे में जो डॉक्टर आपकी एडवाइस देते हैं रिगार्डिंग रेगुलर एक्सरसाइज एंड फूड के बारे में, उसका अनुपालन करें। स्मोकिंग, तंबाकू से दूर रहें। और कुछ लोग पूछते हैं कि अल्कोहल का इस्तेमाल वो अपना कर सकते हैं कि नहीं। अल्कोहल खास करके लगातार लेना, अच्छी मात्रा में लेना, ये इंजूरियस है किडनी के लिए, किडनी को नुकसान करता है। और जब भी कोई डॉक्टर आपके लिए दवा लिखते हैं किसी अन्य बीमारी के लिए, उनको इस बात की सूचना दें कि आप डायबिटिक किडनी के पेशेंट हैं। आपको ऐसी दवा ना दें जो किडनी को क्षति पहुंचाती है। अनजान आयुर्वेदिक दवाई खाना में इस बात में रहे सतर्क कि आयुर्वेदिक कुछ दवाइयों में भस्म भी रहते हैं जो आपकी किडनी को नुकसान कर सकते हैं। ऐसी अनजान दवाओं से या किसी अनजान सोर्स से कहने पर उसका इस्तेमाल करने से बचें। CKD के बारे में ज़्यादातर लोग जागरूक होते हैं भोजन के बारे में, भोजन में क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, कितना खाएं, और उसमें ढेर सारी कंट्रोवर्सी है, कन्फ्यूजन है। उसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये सूचना आपके फ़ायदे की होगी। आप इसको ध्यान से आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।